नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप जुड़े हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल पे। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की होगी। और इस सीरीज में आप लोग विचारकों के जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति रही है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के विचारों पर उसके आसपास के जो वातावरण है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही कई बार होता है विद्यार्थियों को, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। PSIR ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो जब विद्यार्थी ऑप्शनल पढ़ते हैं और इसमें जब थिंकर्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो कई बार उनके विचारों से अपने को जोड़ नहीं पाते। और विचारों से न जोड़ पाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हम विचारकों के विचार तो पढ़ते हैं, लेकिन उन विचारकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तात्कालिक समयगत जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, हम उस पर फोकस नहीं करते। और ना ही हम ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स को, ऐसे राजनीतिक विचारकों के जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, हम उससे बिल्कुल भी अछूते रहते हैं और सीधे हम एक नाम के साथ विचार को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी विचार, विचारधाराएं हैं, हर विचारों की उपयोगिता उस समय के सापेक्ष होती है। और उस समय के सापेक्ष अगर आप किसी विचार की उपयोगिता को समझ लेते हैं, तो फिर उस विचारों की भविष्य के जो समय है उनमें किस तरीके की उपयोगिता होगी, तब ये आपके समझ में आता है। तो जो बड़ी समस्याएं हैं, जहां से हम गलती शुरू करते हैं और विषय हमारे लिए बोझिल हो जाता है, तो हम इस सीरीज में जो पश्चिम के राजनीतिक विचारक हैं उनकी बात करेंगे, उनके विचारों को देखेंगे और उस विचारों के पीछे का कारण समझेंगे कि आखिर इस विचारक ने ये विचार क्यों दिया, उसके पीछे कारण क्या था। और ऐसे करके आप देखेंगे कि विचारों के विकास को, विचारों की उपयोगिता को, विचारों के भीतर के जो भाव हैं, उसे आसानी से आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी और इस सीरीज की जो लेंथ है वो 15 मिनट के आसपास होगी, जिसमें मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको ऐसे विचारकों को समझा पाऊँ। आज हम लोग एक ऐसे विचारक से शुरुआत कर रहे हैं जो वास्तविक अर्थों में विचारक के रूप में उन्हें हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जहाँ से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की जहाँ से शुरुआत होती है, उस शुरुआत के बीज जिस विचारक, जिस व्यक्ति से निकलते हैं, उसे हम आज यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनके विचारों के पीछे के जो कारण है उसे समझने का प्रयास करेंगे। और इस विचारक का नाम है सुकरात। किस रूप में जानते हैं हम लोग इन्हें? इन्हें सुकरात के नाम से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है, सुकरात नाम से परिचित ना हो। वो भले ही सुकरात के बारे में कुछ न जानता हो, लेकिन एक बात वो समझता है कि सुकरात वो व्यक्ति, वो दार्शनिक, वो महान संत हैं जिनके द्वारा ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिनके द्वारा व्यक्ति के एक अच्छे आचरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, और जिस व्यक्ति के द्वारा एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की गरिमा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस व्यक्ति ने लोगों को ज्ञान दिखाने के लिए, लोगों को सद्मार्ग पे चलने के लिए अपने प्राण तक का त्याग किया, विष पान करके। तो ऐसा व्यक्ति, इसलिए ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट और विद्यार्थियों के लिए हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने प्राण का त्याग हंसते हंसते किया। विष पीने वालों को कुछ बड़ी महत्ता की नज़र से देखते हैं, विष पीने वाले लोग कम ही हैं। हमारे यहाँ तो विष का पान करने वाले तो हमारे यहाँ भगवान शंकर हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कि सारी अच्छी चीजें समुद्र मंथन से जो वो निकली वो सब लोग ले गए, और जब बात आई विष की, तब तो वो व्यक्ति लेगा जो अन्य सारी चीजों को बने रहने देना चाहता है। ठीक इसी तरीके से सुकरात की जो ख्याति है, वो पश्चिम में इस बात को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति को ऑफर भी किया गया
कि आपने जो ज्ञान, जो बातें आपने बताई है, वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो युवाओं को पथभ्रष्ट करने वाला है, वो धार्मिक रूप से गलत है, वो ईश्वर के विरुद्ध है। इस तरीके के चार्जेस लगा के सुकरात को दंड दिया गया कि आपको विषपान करके अपने प्राण को छोड़ना होगा। और और अगर आप ये कहने को तैयार हो जाते हो कि आपने जो कुछ भी अब तक सिखाया वो सही नहीं था, वो गलत था, तो आपके प्राण बख्श दिए जाएंगे और आप दोबारा से आपको समाज में जाने की अनुमति होगी। सुकरात ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं संसार को अंधेरे में छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं संसार को अंधेरे में छोड़ के जाने से ज़्यादा बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। और उन्होंने वो विष का प्याला उठाया और पी के अपने प्राण का त्याग कर दिया। आखिर ये जो इस रूप में हम सुकरात की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण सुकरात को सुकरात बनना पड़ा और सुकरात को अपने प्राण देने पड़े? तो बात आती है ये उस समय के, जब हम यूनानी काल की बात करते हैं, उस यूनानी काल की शुरुआत के पहले की बात। इस समय तक सुकरात के समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से व्यक्तिगत थी, निजी थी। आपको अगर शिक्षा लेना है तो आपको अपना एक प्राइवेट टीचर हायर करना होगा और उस टीचर के खर्चे को, उसके परिवार के खर्चे को आपको उठाना होगा और वो टीचर वैयक्तिक रूप से आपको प्रशिक्षित करेगा, शिक्षित करेगा आपके उस विशेषज्ञ व्यवहार के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप व्यापारी बनना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, ऐसे विशेषज्ञ शिक्षकों को आपको हायर करना होता है। और ऐसे निजी शिक्षकों को, ऐसे निजी शिक्षकों को सोफिस्ट कहा जाता था, सोफिस्ट कहा जाता था, सोफिस्ट कहा जाता था। ये सोफिस्ट बड़े विद्वान होते थे, लेकिन बावजूद इसके इनका जो काम होता था वो निजी शिक्षक के रूप में होता था। इसलिए जो सोफिस्ट लोग थे, ये जो शिक्षा देते थे, उस शिक्षा का उद्देश्य स्वहित होता था। वो जिसको शिक्षा दे रहे हैं केवल उसका हित। अगर वो व्यापारी बने तो बड़ा व्यापारी बने और बड़ा लाभ कमाए, राजनेता बने तो वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ कमा पाए, डॉक्टर बने तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाए। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ सिद्धि था। और ऐसी शिक्षा जो समाज में स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ सिद्धि को आगे बढ़ाएगी, तो नैतिकता तक का तो कोई विचार ही नहीं होगा, सामूहिकता का तो कोई विचार ही नहीं होगा, एकता का तो कोई विचार ही नहीं होगा, बंधुत्व का तो कोई विचार ही नहीं होगा। अर्थात जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं वो तात्कालिक समय में बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। वो दुर्गुण क्या हो सकता है? अहंकार हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, एक दूसरे के प्रति जलन हो सकती है। और ऐसी स्थिति में समाज पूरी तरीके से आपस में बटा हुआ, एक दूसरे से लड़ता हुआ, सबका सबसे युद्ध जैसी स्थिति, अहंकार की स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा समाज एक तरीके से अराजकता में। और ऐसे समाज में जो स्वार्थ सिद्धि कर पा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा लाभ, और ज़्यादा लाभ। और जिनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है वो गलत रास्तों में जा रहे हैं, युवा भटक गया है। और युवाओं से ही तो राष्ट्र बनता है। तो युवाओं के इस भटकाव के कारण तात्कालिक जो स्थिति थी वो बड़ी ही भयावह हो रही थी। जो युवा था वो गलत दिशाओं में आगे बढ़ रहा था, चोरी है तो छिनैती है तो नशाखोरी है, इसमें लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में सुकरात आता है और बड़े दूर दृष्टि से सुकरात इन चीज़ों को देखता है, इनके मूल को समझने का प्रयास करता है और इनके मूल को बदलने का जब प्रयास करता है तो उसके पास दो ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक दिखाई पड़ता है कि ये सारे बदलाव ऊपर से किए जा सकते हैं, राज्य द्वारा किए जा सकते हैं, ये सारे बदलाव राजा द्वारा किया जा सकता है, राजा द्वारा किया जा सकता है। और दूसरा, राजा अगर इस तरीके का बदलाव करे भी तो उस बदलाव के पीछे जो जनता है, अगर वो समझने लायक, वो उस बदलाव को स्वीकार करने लायक नहीं होगी, तब पर भी ये बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी शिक्षा। जिसके द्वारा बदलाव हो सकता है वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा हम चीजों को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसके द्वारा बदलाव लाया जाए, तो वो देखता है कि देश की
किसी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा है। अगर युवाओं के वैचारिक परिवर्तन को बदल दिया जाए तो पूरा का पूरा समाज उससे बदल जाएगा, पूरा का पूरा राष्ट्र बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सुकरात का समय जो था, उस समय में कुछ चीजें बड़ी खराब थी। जैसे राज सत्ता बहुत खराब थी। राज सत्ता पूरी तरीके से निरंकुशता में थी, निरंकुश था। राजा का मानना था कि उसे ईश्वर ने भेजा है, इसलिए उसके पास दैवीयता का आधार है, और इस दैवीयता के आधार पे राजा जितने भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जनता को शोषित प्रताड़ित कर रहा है। और दूसरा, जनता को सबसे दूर रखा गया है किस बात से? शिक्षा से। क्योंकि शिक्षा आते ही व्यक्ति उचितता की, नैतिकता की, सही गलत की बात शुरू कर देगा, तर्क की बात शुरू कर देगा। और अगर कहीं तर्कता आ गई तो तर्क के आधार पे ये जो राजा का जो दैवीय गुण है और राजा की जो निरंकुशता है वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो जो स्थिति थी, उस स्थिति में राजा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। गुणों जैसी, नैतिकता जैसी कोई बात नहीं थी। शिक्षा पूरी तरीके से व्यक्तिगत थी और युवा पूरी तरीके से गुमराह हो चुका था। ऐसी स्थिति में सुकरात आता है और सुकरात को लगता है कि हमें इन सब के बदलाव की स्थिति चाहिए। एक अच्छे, न्यायपूर्ण, आदर्श राज्य के लिए हमें इन चीजों को बदलने की आवश्यकता। हम कह सकते हैं कि करुणा का भाव बहुत अधिक रहा होगा सुकरात में, क्योंकि सहानुभूति सबके पास है। कोई आप दुखी व्यक्ति देखते हैं तो उसको सहानुभूति देते हैं और निकल जाते हैं। समानुभूति में आप अपने को उसकी जगह रखकर देखते हैं और करुणा में आप उसके बदलाव की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं सुकरात जैसे और भी लोग रहे होंगे जिन्होंने उस समय की इस भयावह स्थिति को, इस गलत स्थिति को, खराब समाज को देखा होगा, दुखी भी हुए होंगे, लेकिन बदलाव का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जा सका। ये जो प्रयास है ये सुकरात ने किया, इसलिए मैंने सुकरात को अत्यधिक करुणापूर्ण व्यक्ति के रूप में अभी मैंने उद्घाटित किया। इनको लगा कि ये बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव के लिए इन्होंने सबसे पहला जो निजी शिक्षक थे उसके तमगे को तोड़ा और खुद शिक्षा देना शुरू किए। और इन्होंने जो शिक्षा देना शुरू किया, इनके शिक्षा को कोई भी ले सकता था निःशुल्क। ना ही इनके पास कोई आवासीय विद्यालय था, ना ही कोई स्कूल था। और ये जहाँ भी रुकते थे इनके पीछे शिष्य आते थे और वो जब ये चलते थे तो शिष्य इनके साथ चल देते थे और जहाँ रुके वहीं क्लास, जहाँ चलना शुरू किया वहीं पूरी स्कूल जो है वो चल रही है। और तात्कालिक समय के जो बड़े बड़े सोफिस्ट नाम थे वो भी इनसे बहुत घबराते थे। कई बार इन्होंने लोगों को चैलेंज भी किया कि जिसको अगर ज्ञान की बात है तो वो आके हमसे बात करे, शास्त्रार्थ करे। लोग पीछे हट गए। इवन पीछे हटने के दौरान जो सोफिस्ट लोग थे उन सब ने सुकरात को इस सदी का सबसे विद्वान व्यक्ति भी घोषित कर दिया, जिससे उनकी खुद की सत्ता बची रहे। सुकरात ने जो 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया, उन 3 महत्वपूर्ण बातों के बदलाव के लिए सुकरात ने प्रयास किया और इस बदलाव के कारण सुकरात ने 3 महत्वपूर्ण बातों की बात की, एक ट्रायंगल बनाया। उन्होंने कहा कि सारी चीजें सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ज्ञान। उनका मानना था कि जो ज्ञानी है उसके भीतर जो व्यवहार आएगा वो सद्गुण का आएगा, सद्गुण का आएगा। लिहाजा इन्होंने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है, क्योंकि बिना ज्ञान के सद्गुण नहीं होगा। तो इन्होंने बताने का प्रयास किया कि ज्ञान ही सद्गुण है। और फिर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान जिसके पास है वही पावरफुल है, क्योंकि जो डिसीजन लेने में सक्षम है, जो सही निर्णय लेने में सक्षम है, उसी को हम शक्ति के रूप में देखते हैं। उसी को हम किस रूप में देखते हैं? उसी को हम शक्ति के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा ज्ञान ही शक्ति है। और फिर जब आगे की बारी आई तो इन्होंने कहा सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। अब चूंकि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही शक्ति है, अब चूंकि ज्ञान ही सद्गुण है इसलिए सद्गुण ही शक्ति है, इसलिए सद्गुण ही क्या है? शक्ति है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रायंगल बनाया, या तो आप सद्गुणी हैं तो आप ज्ञानी हैं, या फिर अगर आप ज्ञानी हैं तो आप सद्गुणी हैं, और अगर आप ज्ञानी सद्गुणी में से कोई भी हैं तो आप शक्तिशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया कि जो सत्ता है वो किसके पास होना चाहिए?
सत्ता शक्तिशाली व्यक्ति के पास होना चाहिए। सत्ता किसके पास होना चाहिए? शक्तिशाली व्यक्ति के पास। और शक्तिशाली व्यक्ति है कौन? तो शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो ज्ञानी है। शक्तिशाली व्यक्ति है कौन? शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो सद्गुणी है। इसका मतलब कि शासक को कैसा होना चाहिए, शासक की योग्यता क्या होनी चाहिए। यहां पर यह तय हुआ कि शासक की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा शासक की योग्यता ज्ञानी और शासक की योग्यता सद्गुणी होना चाहिए, क्योंकि सद्गुणी ज्ञानी व्यक्ति ही शक्तिशाली है और जो शक्तिशाली नहीं है उसे सत्ता पे नहीं होना चाहिए। इसलिए शासक वही बनेगा जिसके अंदर ज्ञान और सद्गुण दोनों होगा। तो जो तात्कालिक व्यवस्था थी उस तात्कालिक व्यवस्था के पूर्णतः खिलाफ था और युवा बहुत प्रभावित हो रहे थे। सुकरात के शिष्य के रूप में तात्कालिक समय का समृद्ध व्यक्ति जो कुलीन वर्ग से आता, जो नेता बनना चाहता था, प्लेटो, वो शिष्य बना किसका? वो शिष्य बना किसका? वो शिष्य बना सुकरात का। तो ऐसी स्थिति में युवा बहुत प्रभावित हो रहे थे और राजसत्ता को लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सत्ता से बेदखल होना होगा और जब आम लोग सत्ता पे आने की बात करने लगेंगे और संपूर्ण चीजें पूरे बदलाव में आ जाएगी। लिहाजा सुकरात के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया और इस तरीके से भटकाने के लिए उनके ऊपर धर्म विरुद्ध जाने की बात, ईश्वर के विरुद्ध बात करने की बात का मुकदमा लगाया गया और राजद्रोह का मुकदमा लगा के उन्हें दोषी करार दिया गया और विष पान करके प्राण त्याग देने का दंड दिया गया। किस लिए? इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि शासन ज्ञान का होना चाहिए, शासक ज्ञानी होना चाहिए, शासक दार्शनिक होना चाहिए, शासक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। केवल इस बात के लिए एक व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़ते। लेकिन जिस बात को इन्होंने कहा वो तार्किक रूप से सही थी, वो व्यवहारिक रूप से सही थी। लिहाजा राज सत्ता के परिणाम स्वरूप भले ही प्राण चले गए, लेकिन उसी क्षण जैसे ही इन्होंने विष पान के करके अपना प्राण त्याग किया, उसी क्षण कहा जाता है कि सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया। और जिस लॉ को इन्होंने जलाया मौखिक रूप में, इसी लॉ को आगे चल के प्लेटो एक आइडियल स्टेट के रूप में रिपब्लिक जैसी एक बड़ी रचना करते हैं और दार्शनिक राजा का सिद्धांत देते हैं। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और इस क्लास अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो उसके साथ कंटिन्यू आप जुड़े रहें। नई चीज़ें आपको सुनने, समझने, देखने को मिलेगी और सीखने का एक नया ढंग, विशेषकर ऑप्शनल में थिंकर्स को जानने का एक नया ढंग आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से ऑलरेडी आप सब्सक्राइब हैं तो क्लास को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।